Hello student of class 10, this is your second test for preparation for board exam and test number 2, but test series in your question, that is test series 3. This is the part of physics. I am explaining the question of physics one by one. See your paper. Question number 1 is from physics, and the question is radius of curvature of a spherical mirror 20 centimeter. What is its focal length? You know that radius of curvature is twice of focal length. So F is R by 2. R is given 20 centimeter. So divided by, so this answer is 10 centimeter. This is your answer of first question. Now the second question is, should the resistance of voltmeter be low or high? Give reason. See, in question number 2, resistance of ammeter should be low, but in case of voltmeter resistance should be high. ये हाई होना चाहिए, ठीक है ना? क्यों हाई होना चाहिए? रीजन क्या होगा? We know that voltmeter is connected across the resistor, ठीक है ना? इसको across का resistor, हम अगर मान लो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लो होगा तो मैक्सिमम करंट इधर से फ्लो करेगा, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? मैक्सिमम करंट मस्ट बी, है ना, must be travel through the resistance, and 2 points A and B, we have to find potential difference between point A and B. So यहाँ से लो या मिनिमम करंट या नहीं के बराबर करंट यहाँ से फ्लो करना चाहिए, ठीक है ना? इसका मतलब है कि अगर आइडियल रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग, आइडियल वोल्टमीटर लेते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस हाई इन्फिनिटी होना चाहिए ताकि इससे जीरो करंट फ्लो करे। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट इज द कलर ऑफ मैक्सिमम स्पीड इन मीडियम? लाइट 7 कलर में लाइट है, विबग्यो, ठीक है? इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, ठीक है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, ठीक है ना? वी नो दैट रिफ्रैक्शन का क्या कारण है? डिफरेंट स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, एंड कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन wavelength. So we know that V is proportional to lambda, ठीक है? More the lambda, more the speed. और रेड का ये मैक्सिमम होता है, ठीक है ना? So in a given medium, red color of light has maximum speed. Your answer is red color of light. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये तुम्हारा मल्टीपल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस यू प्रीफर टू यूज रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी? देखो, केवल कन्वेक्स लेंस में इरेक्ट
और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, पहला पाथ। दूसरा क्या है, मैग्नीफाइड इमेज कनकेव लेंस से नहीं बना सकते। तो पहला तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि हमको कन्वेक्स लेंस लेना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन है एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। बाकी तीनों ऑप्शन में कनकेव लेंस दिया हुआ है। सो ये तीन आंसर जो है पीछे नीचे में बी सी डी, ये तीनों ऑप्शन में नहीं आएगा। सो योर आंसर इज फर्स्ट, योर चॉइस इज नंबर ए, बिकॉज ऑफ ए। इस केस में देखो जैसे ये लेंस हुआ, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर से बीच में है, तो इमेज जो है मैग्नीफाइड और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड और कैसा बनेगा, इरेक्ट। इसे ये रीडिंग ग्लास के रूप में यूज कर सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, सी द क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ copper wire rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes once in each. यहाँ पे अगर देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये रेक्टेंगुलर कॉइल एसी जनरेटर में होता है, ठीक है ना। अगर इसको हम रोटेट कराते हैं तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। और जैसे देखो ए बी सी डी, हाफ रिवॉल्यूशन, देख फर्स्ट में अगर इसको हम ऐसे घुमाएं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ से राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा दो, ठीक है, तो यू गेट करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस केस ए बी सी डी, ठीक। अब इसमें फिर देखो क्या है, अगर हम लोग, ठीक है, फिर यदि हम हाफ साइकिल ले लें, हाफ साइकिल मतलब इधर आ गया डी सी, यहाँ पे बी ए, फिर करंट क्या हो जाएगा डी सी बी ए। तो कॉइल के अंदर में हाफ रिवॉल्यूशन के बाद तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का माने इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, सी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, अब इसका और वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और में क्या है, सी ए करंट इन ए हॉरिजॉन्टल वायर in a plane of copper of a plane of paper from east to west is shown in figure. The direction of magnetic field at a point will be in north and south, है ना, north to south, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले राइट हैंड थंब रूल लगा लो। देखो तो ये हमारा करंट का फ्लो जो है, ए करंट फ्लोइंग हॉरिजॉन्टल वायर प्लेन ऑफ पेपर ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें राइट हैंड थंब रूल पकड़ ऐसे करेंगे, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब ठीक ऊपर यदि देखते हैं और ठीक नीचे देखते हैं तो देखो राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन लेंगे तो ये नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा, और नीचे लेंगे तो ये नॉर्थ टू साउथ होगा, ठीक है ना। तो तुम यहाँ ऑप्शन पूछो कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विल, है ना, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, नॉर्थ टू साउथ, तो जस्ट बिलो दी
करंट वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमको ये सेकंड, एट ए पॉइंट लोकेटेड प्लेन ऑफ पेपर ऑन द नॉर्थ और साइड, नहीं, डायरेक्शन एबव द वायर, ये ऑप्शन नहीं होगा। नंबर बी, डायरेक्टली बिलो द वायर, यही आंसर होगा सेकेंड, है ना, ऑप्शन इज बी, बी इज योर आंसर। सी ये नहीं होगा, सी एट द पॉइंट लोकेटेड द प्लेन ऑफ पेपर ऑन द नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड में है, तो देखो नॉर्थ साइड में यदि है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और साउथ साइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। 14 है एसर्शन एंड रीजनिंग। एसर्शन एंड रीजनिंग में ऑप्शन हमको कैसे लेना है? ऑप्शन ए एसर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू होना चाहिए, आर एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बी ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों ट्रू है लेकिन आर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। और सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, और डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये एसर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन? एसर्शन में देखो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। एसर्शन है हमारा क्या? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द स्टार टू अस। लाइट, when light enters in the atmosphere of the earth, because of atmospheric refraction, direction of light coming to us changes because of refraction of light। इसलिए ये पहला ऑप्शन माने ये तुम्हारा assertion is correct। ठीक है ना, assertion हमारा करेक्ट हो गया। अब यहाँ आ जाओ रीजनिंग में। रीजनिंग क्या कर रहा है कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर्स। ठीक है ना, ये भी ऑप्शन सही है और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए ये है ना सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है ये ऑलवेज चेंजिंग होता है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ऑलवेज चेंजिंग ऑफ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर लोकल जोग्राफिकल कॉजेज। ओके, सो एटमॉस्फेयर का ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वो ऑलवेज चेंजिंग है। ठीक है ना, तो ये ऑलवेज चेंजिंग होने के कारण क्या होगा? लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स इज ऑलवेज changing its path and sometime light enters to our eye and sometime not, and this phenomena is called what? Twinkling of stars। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? When a wire of resistivity is pulled to double its length, its resistivity remains same। देखो ये असर्शन एकदम सही है, ये असर्शन जो है सही है, क्योंकि resistivity does not depend upon length of wire and also does not depend upon क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब रेसिस्टिविटी को उसके ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर पर। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, कॉपर और तुम्हारा सिल्वर या कोई और भी मेटल जिसका रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टिविटी जो है वो चेंज कर जाएगा बिकॉज ऑफ चेंजिंग मटेरियल। ठीक है ना, तो असर्शन इज करेक्ट। इसका
इसका रीजनिंग देखो, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। देखो यही ऑप्शन होना भी चाहिए, है ना। तो ये असर्शन रीजनिंग भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। सो और इसका भी ऑप्शन ए होगा। तो तुम 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन ए आंसर हुआ, 15 में भी ऑप्शन ए हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग रेड, ब्लू, येलो कलर्स इन द इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म और एज शोन इन बिलो। केयरफुली ऑब्जर्व एंड आंसर ऑफ एनी फोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये देखो एक पहला, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हमारे पास ये डायग्राम है, ये राइट ट्रायंगल प्रिज्म हो गया। इसमें रे आया जिसमें R प्लस वाई प्लस ब्लू। ठीक है, ये जा रहा है। ठीक है, ये कलर गया कि क्वेश्चन में यहाँ ब्लू है, यहाँ वाई है। ठीक, ये जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इज एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब ये लाइट जो है बिना डेविएशन के अंदर घुस जाएगा, तो मतलब यहाँ पे डिस्पर्सन नहीं हुआ। जब ये डिस्पर्सन नहीं हुआ तो ये राइट ट्रायंगल कैसा देख रहे हैं, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब यहाँ से ये लाइट इस तरफ मुड़ जाएगा बिना, है ना, ये फिर से RBY का मिक्सचर कलर जो है ऐसे वापस है। मतलब इस केस में डिस्पर्सन नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ए 20 में ये पहला का डायग्राम ऐसा हो गया, है ना। इसमें डिस्पर्सन नहीं हुआ। क्यों नहीं डिस्पर्सन हुआ? क्योंकि लाइट इंटर जो किया है प्रिज्म में एट 90 डिग्री, तो 90 तो किसमें क्या होगा, इसमें डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन एंगल डिफरेंट नहीं होने के कारण वो लाइट डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। यहाँ से फिर ये डेंसर मीडियम में यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री। ठीक है, और ये लाइट डायरेक्टली ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक, तो ये पहला का आंसर हो गया। अब बी का आंसर देख लो। अब ये तुम्हारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, यहाँ पे लाइट ऐसे आया, R प्लस B प्लस वाई। देखो यहाँ पे लाइट आया, यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा लाइट। यहाँ डिस्पर्सन हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, इसमें रेड सबसे ऊपर होगा और वाई जो है ये बीच में आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। इसको इसके इस क्रम के इसके हिसाब से देख लो, है ना। ब्लू सबसे नीचे, येलो बीच में, रेड सबसे ऊपर। तो ये तुम्हारा पहला का आंसर हो गया। अब नंबर बी में ब्रेकिंग अप टू लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल। तो नेचुरली इसको हम लोग जानते हैं डिस्पर्सन होता है। इसे बी का ऑप्शन, बी का आंसर हो गया डिस्पर्सन। फर्स्ट ऑप्शन हो गया डिस्पर्सन। ठीक है ना, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइट लाइट इंटर्स ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर एंड द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फॉर। अब फिर देखो यहाँ इसी डायग्राम में देखो, ये अगर ऐसे कर दे, ये ऐसे कर दे, तो ये तुम्हारा डेविएशन एंगल रेड का हो गया। ठीक है ना।
और इसके नीचे वायलेट कलर और होता तो इसका डेविएशन एंगल और बड़ा होगा, है ना। सो मिनिमम डेविएशन एंगल किसका हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन है डेविएशन इज लीस्ट फॉर, तो नेचुरली ब्लू लाइट, येलो लाइट, वायलेट लाइट, रेड लाइट, तुम्हारा ऑप्शन सी का हो गया रेड लाइट का, है ना। रेड लाइट जो है ये मिनिमम डेविएशन में जाएगा, ठीक है। ये रेड लाइट ये मिनिमम डेविएशन में जाएगा, इसलिए इसका पैटर्न जो है सबसे ऊपर आता है, ठीक। अब क्वेश्चन है डी नंबर, व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन ए ग्रीन लीफ। देखो हम लोग कोई चीज़ देखते हैं और उसके कलर को क्यों देख पाते हैं, तो देखने का कारण ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, है ना। लाइट इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स back and which light enters to our eye, we see the object, ठीक है ना। लाइट हमारे आंख में आया रिफ्लेक्शन के कारण तो हम देख पाए। अब जैसे ग्रीन लाइट पे, ग्रीन लीफ पे वाइट लाइट पड़ेगा तो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो हमारे आँख में आएगा, इससे हम लीफ को ग्रीन देखेंगे। बाकी कलर जो है वो बाकी 6 कलर जो हुआ उसको ग्रीन लीफ एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग केवल उसी कलर को देखते हैं जो कलर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे रेड कलर का ऑब्जेक्ट हम रेड इसलिए देखते हैं वो ऑब्जेक्ट इन सनलाइट ओनली रिफ्लेक्ट्स रेड कलर, ठीक है ना। बाकी कलर को वो क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ग्रीन कलर इज एब्जॉर्ब, ये नहीं हुआ, ओनली ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। तो डी का आंसर यही हो जाएगा। ये जो तुम्हारा डी आया, डी का ऑप्शन हो गया नंबर 2, नंबर 2 ऑप्शन जो हो गया डी का हो गया। फिर है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द काउज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म में लाइट जब इंटर किया तो उसका क्या कारण है ना, डिस्पर्सन का कारण, काउज ऑफ डिस्पर्सन। वी नो दैट व्हाट white light is the combination of 7 colors and 7 colors have different wavelength, है ना। यहाँ पे हम लोग लेंगे, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा और ऊपर जाएंगे तो इसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, ठीक है ना। And when velocity of light is given as frequency into wavelength. When the light enters from one medium to another medium, what happens? Frequency remains constant. ये constant रह गया. So velocity depends upon the wavelength of light. ठीक है ना? So more wavelength, more speed. ठीक है ना, मोर वेवलेंथ इज मोर स्पीड। एंड वी नो दैट रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। सो जब वाइट लाइट प्रिज्म पे आया, इंटर करेगा डेंसर मीडियम में, तो हर कलर का लाइट का स्पीड अलग अलग है, सो अलग अलग पाथ पे स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है ना। जिसका स्पीड ज़्यादा होता है वो, है ना, उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। सो रेड कलर सबसे ऊपर बना और वायलेट जिसका डेविएशन, है ना, वेवलेंथ मिनिमम है, उसका डेविएशन एंगल सबसे अधिक है, तो ये वायलेट बना। सो व्हाट इज द काउज ऑफ डिस्पर्सन? डिस्पर्सन का कारण है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट एंड बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ देयर
है ना, एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो डिफरेंट। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वेवलेंथ के अगर एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजिंग मीन्स डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजिंग मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इसका क्या है, मिनिमम हो है, तभी वो नीचे पैटर्न बनाएगा। ठीक है ना। तो वेवलेंथ अधिक है, डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेविएशन, वेवलेंथ कम है तो डेविएशन ज़्यादा होगा, वायलेट लाइट का डेविएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब 20 के बाद हमारे पास क्वेश्चन आया ये डिफरेंशिएट रियल इमेज फ्रॉम वर्चुअल इमेज गिविंग 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस मांग रहा है। देखो हम लोग कह सकते हैं नंबर वन रियल इमेज जो है, ठीक है ना, इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रियल रिफ्लेक्टिंग लाइट और रियल रिफ्रैक्टिंग लाइट। मिरर के केस में रियल रिफ्लेक्टिंग लाइट से जो इमेज बनेगा दैट इज रियल इमेज। ठीक। और लेंस के केस में इमेज फॉर्म बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, सो रिफ्रैक्शन ड्यू टू रियल रिफ्रैक्टेड रे, इंटरैक्शन बिटवीन रियल रिफ्रैक्टेड रे, तो इससे रियल इमेज बनेगा। और फिर तुम्हारा वर्चुअल इमेज में क्या होगा, वर्चुअल इमेज में जब रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्स करे तो हम लोग पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो इंटरेक्शन ऑफ वर्चुअल रेज है, ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है, वर्चुअल इमेज इज सीम्स टू बी अपीयर बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रेज एंड और रिफ्रैक्टेड रेज। सो तो पहला अब ये हो गया, मतलब कि इंटरेक्शन बिटवीन वर्चुअल रेज मतलब रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रे, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के इंटरेक्शन से, है ना, रियल इमेज। दूसरा, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है, हमेशा इरेक्ट होगा। इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट और रियल इमेज हमेशा, ठीक है। अब तीसरा देखो, तुमको 2 ऑप्शन लिखना है। तीसरा देखो, कनकेव मिरर, केवल कनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा। जैसे ये देखो कनकेव मिरर है, अगर इमेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज इन्वर्टेड और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कैसा हो गया, तुम्हारा रियल इमेज हो गया। लेकिन देखो वही कन्वेक्स मिरर में देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हो गया, ठीक है ना, बैक ऑफ द मिरर है, ठीक है ना, इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, है ना, इसका इमेज स्क्रीन पे ले सकते हैं, इसका इमेज स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। तो तुम ये कह सकते हो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो ये भी तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक। रिफ्रैक्शन के केस में भी तुम यहाँ लेंस यदि ले लो तो कन्वेक्स लेंस केवल रियल इमेज बनाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। लेकिन कनकेव लेंस में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बन जाता है, ठीक है ना। ये वर्चुअल इमेज हो गया, ये इरेक्ट इमेज है,
इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे, इसको स्क्रीन पे लेते हैं, ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसमें से कोई दो इस तुमको चूज करके लिखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके और में एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब एंड व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे सी, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया। ठीक, एक रे ऑफ लाइट आया, ये तुम्हारा एयर मीडियम मान लो, है ना, एंड दिस इज एनी डेंसर मीडियम मान लो, दैट इज ग्लास स्लैब। ये ग्लास का रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले, दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब अगर रेक्टेंगुलर स्लैब नहीं होता तो पाथ ऑफ द रे ये हो गया हमको। ठीक, एज वी नो दैट व्हेन लाइट इंटर्स रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गया, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, बी सी रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा, इसका फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, ये देखो, ये इसको हम लिख कर देते हैं आर डैश, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम हो गया। अब ये रे इमर्जेंट रे हो गया, इमर्जेंट रे, इट बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है ना, जब, है ना, और ये एंगल जो होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल। दिस इज इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम। ठीक, यहाँ से क्या प्रॉपर्टी आया कि इंसिडेंट रे must be parallel to the emergent ray। दूसरा प्रॉपर्टी देख लो, क्या, एंगल आई इज एंगल ई, ये दो हो गया। एंड अब दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ये डायग्राम बना देना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, ये 26 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये तुम्हारा डायग्राम बना दिया, साफ सुथरा पेंसिल से डायग्राम बनाना है। ठीक, ये डायग्राम हो गया, ये दोनों रे आपस में पैरेलल है। ठीक, अब ये जो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। ये तुम्हारा ये जो हुआ इसको हम कह दें डी, तो यहाँ पे डी इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? वी से दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। ठीक है ना। सो दूसरे लैंग्वेज में कहें, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ज़्यादा देर होगी क्या? क्वेश्चन नंबर 31 सी,
An object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 8 centimeter. The distance of object from the lens is 12 centimeter. Find the position and nature of the image. देखो ये कन्वेक्स लेंस है. कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है एंड दिस इज गिवन 8 सेंटीमीटर. सो 8 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये ऑलवेज निगेटिव, हम लोग निगेटिव लेते हैं इसको, एंड दिस इज गिवन 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर. And your this image we have to find image for a convex lens. Formula लिखो, lens formula is 1/f is 1/b minus 1/u. ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर दो. 1/8 is b के जगह पर b निकालना है हमको, ये माइनस माइनस प्लस 1/12. ठीक, अब इसको उधर लेके चले जाओ तो 1/b इज 1/8 प्लस 1/12. एलसीएम 24, सॉरी यहाँ माइनस साइन होगा. ठीक, एलसीएम 24, यहाँ पे 3 माइनस 2, सो 1/24. So B is 24 centimeter, है ना. So इमेज कैसा होगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट 24 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर हो गया. तो देखो ये है ना, 8 फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर था, तो तुम्हारा ट्वाइस एफ 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बियॉन्ड ट्वाइस एफ हो जाएगा. और ये पोजीशन होगा 24 सेंटीमीटर. ठीक, और है ना, ये कैसा इमेज होगा, इन्वर्टेड. ये इन्वर्टेड और ये रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड. एंड मैग्निफिकेशन देख लो, मैग्निफिकेशन है हमारा 24 है ना, 24/-12. ठीक है ना. अब ये क्या हो गया, -2. सो इमेज इज मैग्नीफाइड. ठीक है, तो इमेज मैग्नीफाइड हो गया, एक रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और पोजीशन हो गया 24 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32. सी, a circuit has 32 number question. A circuit has line of 5 ampere. How many lamps rating 40 watt 200 volt as can simultaneously ray on this line safely? देखो यहाँ पे करंट हमको है 5 एम्पियर. ठीक है ना. अब इसमें क्या, देखो ये तुम्हारा रेटिंग जो दिया हुआ है 40 वाट, है ना, ये रेटिंग जो दिया हुआ है हमको 40 वाट और 200 वोल्ट. ठीक है ना. पावर क्या होता है हमको, पावर बराबर होता है V²/R. यहाँ से R निकाल लो. ठीक है, तो V², ये हो जाएगा 2². यहाँ पे अब पावर यहाँ पे हो गया 40. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमको 1000 ओम आ गया. ठीक, अब ये 1000 ओम हो गया. ठीक है, हमको 5 एम्पियर में इतना रेसिस्टेंस है हमारा, इसको 5 एम्पियर में बांटना है. तो हम लोग क्या करेंगे, सब बल्ब को क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे. ठीक है ना.
तो देख लो इधर, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो नंबर ऑफ बल्ब जो है n है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया हमको 1000/n। ठीक, अब यहाँ से फॉर्मूला ले लो, I = V/RP, इसको रख लेंगे, ऊपर में आ गया ये 200 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है ना 200 डिवाइडेड, और यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे ले दो 1000/n, ये कट गया, ये हो गया। ठीक, 5 यहाँ से आ जाएगा n/5, सो n इज 25 बल्ब्स हो जाएगा, है ना, 25 बल्ब्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का ए नंबर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ 2 बार मैग्नेट ए बी आर शोन इन फिगर, नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेस ईच अदर। तुम देखो यहाँ पे दोनों मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है और यहाँ पे रिपल्सन शो हो रहा है, इसलिए ठीक है, जो मैग्नेट एक दूसरे को फेस कर रहा है दोनों नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्या हुआ, दूर दूर हट रहा है, तो ये हो गया। सेकेंड नंबर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई, magnetic field lines never intersect each other. We know that at a point on a magnetic field line, है ना, direction of magnetic field is along the tangent drawn at that point. मान लो दो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इस लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा और इस लाइन के लिए ये हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो at the point of interaction there are two direction of magnetic field, ठीक है, which is not possible। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। 36 में देखो क्या है, सी 36 में पहला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल विथ ए मूविंग मैग्नेट, स्टेट एंड रूल यूज द फाइंड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इन द कॉइल। देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब एक्टिविटी करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें लेंजेस रूल लगाएंगे। लेंजेस रूल क्या कहता है कि व्हाट इज द लेंजेस रूल कहता है, इट स्टेट दैट direction of induced current is such that they opposes the cause of changing the magnetic field, है ना। मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू द कॉइल इन नॉर्मल डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे हमारा, ठीक, ये तुम्हारा ये एक कॉइल है, इसमें अगर नॉर्थ पोल को हम नज़दीक ले जा रहे हैं, देखो ये नॉर्थ पोल नज़दीक जा रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा, इसके रिलेटिव मोशन पे जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि वो, है ना, इसको अपोज करे। तो नॉर्थ पोल को कौन अपोज करेगा, तो नॉर्थ पोल अपोज करेगा। तो देखो ये देखो इसमें करंट कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी तरह से देखो, अगर
है ना, साउथ पोल नज़दीक आ रहा है, साउथ पोल, ठीक है ना। इसमें देखो एरो अंदर की तरफ, ठीक। साउथ पोल को अपोज करने के लिए कॉइल में करंट ऐसा होना चाहिए ताकि वो फेस साउथ पोल बन जाए। तो देखो ऐसे, ये साउथ पोल, इसमें क्लॉक करंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक। अगर ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, देखो यहाँ नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमको, ठीक, इसमें करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ पोल को दूर जाने से साउथ पोल रोक सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें, साउथ पोल यदि दूर जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसी एक्टिविटी को डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है टू सर्कुलर कॉइल, कॉइल 1, कॉइल 2 केप क्लोज टू ईच अदर एज शोन इन द डायग्राम। कॉइल 1 इज कनेक्ट टू ए बैटरी एंड कॉइल 2 कनेक्ट टू की विथ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन एंड द गैल्वेनोमीटर। देखो ये चीज़ है, इसमें कॉइल 1 कॉइल 2 दिया हुआ है, ठीक। जब सर्किट क्लोज किए, के जैसे क्लोज किए तो हमको गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, एज वी क्लोज द की वी सी द मोमेंट्री डायरेक्शन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मोमेंट्री वाई, बिकॉज ऑफ एज द key is closed, current rises from 0 to its maximum value. So during this period what happened, magnetic induction links to the second coil, and so induced current is produced. An indicator of galvanometer shows इंडक्शन बाय इट्स डिफ्लेक्शन। इट्स ओके, यहाँ पे करंट, मोमेंट्री करंट आया, क्योंकि जब ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक जो करेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, इस केस में इंडक्शन नहीं होगा। फिर देखो व्हेन की इज ओपन, की को जैसे खोलते हो तो मैक्सिमम करंट जो है कॉइल 1 का वो 0 आता है, तो इस ये जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है इस बीच में इंडक्शन होगा और गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन पहले केस से ठीक रिवर्स डायरेक्शन में। इस बार इंड्यूस करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब आ गया हमारा क्वेश्चन और पार्ट, इसमें है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट, पहले देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है क्या निकालता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, व्हेन वी स्ट्रेच्ड our 3 fingers, thumb, forefinger and middle finger, such that they are perpendicular of left hand, and if this first finger is in the direction of magnetic field and middle finger is in the direction of current, then the force exerted by the magnetic field on the current carrying wire in the direction of thumb, and this is the Fleming's left hand rule. Write the principle of working of electric motor. प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का क्या माना प्रिंसिपल हुआ, तो सबसे पहले देखो
इन इलेक्ट्रिक मोटर व्हाट हैपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, is placed in between of strong magnetic field because of coil experiences magnetic field due to magnetic force due to magnetic field, and therefore due to this force the coil rotated about its axis। इसका प्रिंसिपल यही हो गया, ठीक है ना। एंड फिर क्या है इसमें, and direction of the rotation can be obtained by the Fleming's left hand rule, हो गया। अब explain the function of the parts of the electric motor। देखो पहला है आर्मेचर क्या हुआ, कॉइल को एंड में हम जो कनेक्ट करते हैं स्प्लिट रिंग्स एंड रोटर शाफ्ट से, इसको पूरे को मिला के हम लोग आर्मेचर कहते हैं, और इसमें करंट फ्लो करता है, तो ये करंट है ना, करंट कैरिंग आर्मेचर का लगा। व्हाट इज आर्मेचर इज द रेक्टेंगुलर कॉइल कनेक्टेड विथ स्प्लिट रिंग एंड रोटर शाफ्ट so that it can rotate in a given magnetic field because of current flowing through it freely। It's okay। ब्रशेस जो है वो कार्बन ब्रशेस है। कार्बन ब्रश एज यू नो दैट तुम्हारा कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, एंड कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड with what, माने in contact with the split ring, एंड ये कनेक्टर का कम्यूटेटर का काम करता है। ये क्या किया, करंट जो एक्सटर्नल करंट जो है वो सप्लाई करता है वायर को, ये स्प्लिट रिंग से जस्ट टच करता है, टच करके करंट, इसमें अगर स्प्लिट रिंग रोटेट कर रहा है लेकिन कार्बन ब्रशेस जो है वो अपने जगह पे रहेगा। जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल में इनिशियल में क्या होगा, B1 S1, तुम लोग डायग्राम जो बनाते हो B1 S1 एक साथ है, लेकिन है ना आफ्टर हाफ साइकिल देखोगे S2 B1 के कांटेक्ट में आ गया, ठीक। अब है स्प्लिट रिंग जो है ये कनेक्टेड विद द, है ना, ये सेमी सर्कुलर, जैसे ये कॉइल हुआ हमारा, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर, यहाँ पे एक छोटा सा गैप होता है जिसको स्प्लिट रिंग कहते हैं, और ये स्प्लिट रिंग रोटेट करता है ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट हो गया हमारा, तो ये करंट इसमें जाएगा, तो ये कार्बन ब्रश इसमें कांटेक्ट में है, ठीक है, यहाँ से करंट गया और ठीक, और ये रोटेट कराया, और हाफ साइकिल बाद डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक, इट्स ओके। और हम समझते हैं तुम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन किए होगे, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।